नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं द वायर। हम खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार के चुनाव में हुआ क्या है। बड़े से बड़े पॉलिटिकल पंडित समझने को तैयार नहीं है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर बिहार की राजनीति में ऐसा क्या हो गया है जो किसी को समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल आप ये देखिए कि जो आरजेडी का जो वोट काउंट है वो लगभग जो है वो चिराग पासवान की पार्टी के बराबर। सोचिए आप, कितनी बड़ी पार्टी आरजेडी और पूरा एक इतिहास रहा है वहां राजनीति का। लेकिन दूसरी इससे भी ज्यादा, या मैं कहूंगी इसी के जितनी चौंकाने वाली जो बात रही है वो है जन सुराज को कोई भी संख्या हासिल ना होना। एक छोटा भी एस्टिमेट लगाया जा रहा था तो ये था कि उनका एक तो वोट परसेंटेज ज्यादा होगा क्योंकि वो पूरी तमाम तो 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये भी माना जा रहा था कि कुछ सीटें भी उन्हें हासिल हो सकती हैं। अब क्या होगा? प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यूज में बड़े बड़े दावे किए हैं। अब वो दावे बाहर निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि क्या प्रशांत किशोर अपनी पार्टी, यानी ये जनसुराज खत्म हो जाएगी, प्रशांत किशोर इस्तीफा दे देंगे, क्या बिहार की राजनीति में अब उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा, या इसको ये माना जाए कि वाकई पहली नई नई पार्टी है तो शुरुआत में तो ये अंगड़ाई है और बाद में कुछ बेहतर होगा। पवन के वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ नेता हैं, जनसुराज के जेडीयू का हिस्सा रहे हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं भारत के भूटान में। एक जाना माना चेहरा है। पवन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपको विश्वास हो पा रहा है जो आपका नतीजा फिलहाल दिख रहा है? आशा जी, जो परिणाम आए वो अपेक्षा के अनुकूल तो नहीं है, तो थोड़ी हताशा तो जरूर है। कुछ कंसोलेशन भी है कि हमारा संदेश सही था, हमारी सोच सही थी। जो मुद्दे हमने उठाए वो प्रासंगिक थे, बिहार के हित में थे। बेरोजगारी, शिक्षा की बदहाली, स्वास्थ्य की बदहाली, पलायन, भ्रष्टाचार, ये विषय लोगों के, आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए, और हमने लोगों से गुजारिश की, अनुरोध किया कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के आप अपने बच्चों के भविष्य और बिहार के भविष्य के लिए वोट दीजिए। तो हमारी सोच में तो कोई खोट नहीं थी और न ही हमारे प्रयास में थी। 2 साल तो प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की, बहुत अथाह परिश्रम से की। लगभग 4,000 किलोमीटर से ज्यादा वो रोज चल करके उन्होंने 5,000 गांव में अपना संदेशा दिया। जन समर्थन भी दिखने को मिला, प्रामाणिक तौर से दिखा। जन सैलाब जुड़ता था उनकी बदलाव यात्रा के साथ। अब इसके बावजूद हमको ये जो समर्थन था वो सीटों में तब्दील नहीं हुआ, तो इसके बारे में हमको विश्लेषण करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। कहा कई ये जा रहा बहुत है कि ये इस तरह से हुआ कि किताब का रिव्यू लिखने वाले लोग खुद किताब लिखने लगे। यानी कि जिस तरह से वो खुद पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और वो इस स्ट्रेटेजी में नाकाम रहे अपनी पार्टी की, तो इससे सिर्फ एक ही नुकसान नहीं, उनको दो नुकसान होंगे। एक तो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी नाकाम रही उन्हीं के स्टेट में, और ये आपकी बात से मैं सहमत हूं कि वाकई उन्होंने मेहनत की। लोग उनका नाम भी ले रहे थे। मैं खुद बिहार में गई, अलग अलग इलाकों में, गांव देहात में भी लोग उनका नाम ले रहे थे। एक तरह का युवा वर्ग था जो कहता था कि हम जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठना चाहते हैं। नहीं उठ पाए वो अलग बात है, लेकिन उठना चाहते हैं, ऐसी एक महत्वाकांक्षा, ऐसा एक एस्पिरेशन लोगों में मैंने भी देखा। लेकिन डबल नुकसान होगा प्रशांत को। पहली बात तो यह है कि उनकी पार्टी का जो भी अभी आपको फेट दिख रहा है, मुकद्दर दिख रहा है, वो तो होगा ही। दूसरी बड़ी बात कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर जो विश्वसनीयता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि जो उनका हुनर है आयोजन या रणनीतिकार की हैसियत में, वो तो कम होगा। वो रिकॉर्ड बड़ा बुलंद है, पर उन्होंने अब रणनीतिकार का किरदार छोड़ दिया है। सार्वजनिकली उन्होंने पश्चिम बंगाल के इलेक्शन और तमिलनाडु के इलेक्शन में ये कह दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं राजनीति से जुड़ रहा हूं। अब राजनीति में वो बुक रिव्यू लिखने वाले थे या किताब लिखने वाले थे, ये तो समय बताएगा। हमारी नई पार्टी है, 1 साल पुरानी पार्टी, 3 साल का प्रयास है। 2 साल तो प्रयास बिना पार्टी के एक मुहिम के तौर पर स्तर पर हुआ। तो अभी हो सकता है कि और फासला तय करना है। वो प्रशांत किशोर जी ही जब
रूबरू होंगे मीडिया के साथ और अपना वक्तव्य देंगे तब स्पष्ट होगा। मैं समझता हूं कि जो मुद्दे जनसुराज में, अब वो किसी भी सरकार, किसी की पार्टी हो, वो नजरअंदाज नहीं हो सकते और जनता उनको नजरअंदाज होने नहीं देगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जनसुराज पार्टी की। आपकी बात से ये बात तो मैं सहमत हूँ कि अगर वो टिके रहे, मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, मैंने कहा भई आप हर 2-4 साल में अपना करियर बदल देते हैं। पहले आप अमेरिका में थे, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट थे, उसके बाद आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे और अब आप जो हैं खुद अपनी पार्टी बना लिए। तो उन्होंने कहा कि वो 10 साल का उनका एक साइकिल चलता है। तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि अभी तो 6 साढ़े 6 साल और बिहार को उन्हें देने चाहिए। इसका मतलब कि एक चुनाव और होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको कड़वी लगे, और ये बात चूँकि आपसे सीधा संबंध नहीं है लेकिन आपके पार्टी नेता से है, कि प्रशांत किशोर का इंटरव्यूज़ के दौरान जो उनका एक तरह का बड़बोलापन था, जो उन्होंने शर्तें लगाई कि 25 सीटों से ज़्यादा अगर आ जाएँ जेडीयू की तो मैं तो ये राजनीति छोड़ दूँगा। फिर उन्होंने अभी लास्ट एक इंटरव्यू दिया, उसमें सीधे तौर पे उन्होंने ये कह दिया कि भई खुदा हाफ़िज़, अलविदा नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार इस तरह से बलवान होके आए हैं कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि 2010 का जो चुनाव है सिर्फ़ वो इस बात को बताता है, 15 साल पहले, 3 चुनाव से पहले का चुनाव। देखिए, प्रशांत को लोग जो जज कर रहे हैं इस वक़्त, वो उनके इन बड़े-बड़े बयानों को बेस बनाकर, और देखिए आप पार्टी के नेता हैं तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि इतने बड़े-बड़े उन्होंने दावे क्यों किए? मैं समझता हूं आकलन करने में गलतियां हो सकती है। वी आर ऑल ह्यूमन। मैं 2024 के लोकसभा के चुनाव का बयान दूं तो बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, और आई 240 सीटें। तो कई बार जो आकलन या विश्लेषण राजनीति में करते हैं वो सही नहीं निकलता है। हो सकता है प्रशांत किशोर ने इसको जो आप कह रही हैं जिस लहजे में कहा वो शायद कुछ ज्यादा था। हो सकता है इस पर वो भी पुनर्विचार करेंगे। पर उन्होंने जो जमीन पे देखा उसको दर्शाया। जमीन पर नीतीश कुमार जी और डबल इंजन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। वो एंटी इनकम्बेंसी वोट कहाँ गया मेरे समझ में, जहां तक अभी मैं इस समय विश्लेषण कर सकता हूं, एक धारणा बिहार में बन गई थी कि आरजेडी को वापस नहीं आना। देखिए, मैं किसी की निजी स्तर पर कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता हूं। तेजस्वी यादव भी प्रतिभाशाली लीडर हो सकते हो, पर एक डर जरूर था कि जो उनसे और कमजोर जातियां हैं, यानी अति पिछड़ा जातियां, दलित समाज, वो यादवों के सत्ता में आने से कुछ परेशान था। और जो अपर कास्ट है या उच्च जाति के लोग वो तो और भी परेशान थे, क्योंकि उनको याद था और बहुतों को अब तक उससे खौफ होता है। वो 15 साल का जो जंगल राज था जिसमें कानून और व्यवस्था और हर तरह की नैतिकता को खिड़की के बाहर फेंक दिया गया। तो इसलिए हो सकता है कि वोट कंसोलिडेशन हुआ हो। और भी बातें हैं। नीतीश जी आज 50 साल से राजनीति में है बिहार में। उनके प्रति भी एक एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद एक सम्मान है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत किया है। एक ये भी मैं समझता हूँ, हो सकता है फीलिंग हो कि ये उनका आखिरी चुनाव है और उनके लिए इस बारी एक वोट देना बनता है। साथ ही आप तो जानती हैं कि आचार संहिता के 1 घंटे पहले 10,000 रुपए तो लोगों के हाथ में सीधे दिए गए, 1,25,00,000 महिलाओं के हाथ में। और बहुत सी और चीज जो प्रधानमंत्री रेवड़िया कहते हैं, लगभग किसी ने अनुमान लगाया कि 30,000 करोड़ की तो 10-15 दिन चुनाव के पहले रेवड़िया ही बांटी गई। तो इन सब चीजों का भी प्रभाव होता है। इन सब बातों में सच्चाई है, जिसको कहा जा रहा है कि एक तरह की रिश्वत मतदाता को दी गई, और वो जो दीदियां थीं
जीविका दीदियाँ वो बाकायदा एक फुट सोल्जर बन गईं, ज़मीन पर सिपाही बन गईं नीतीश कुमार की, ये बात भी सही है कि वो लोगों को ले जा के वोट करा रही थीं बूथ पर, ये भी लोगों ने देखा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं प्रशांत किशोर पे वापस आती हूँ। आप बिहार की राजनीति आपके लिए नई नहीं है, जेडीयू के साथ भी आप जुड़े रहे हैं और यही शायद नीतीश कुमार की, उनकी शख्सियत की खास बात यही है कि आपके जैसा व्यक्ति जो उनके साथ नहीं है, अभी भी उनके बारे में कोई भी बुराई नहीं कर पा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं कह पा रहा है जिसमें मैं कोई कड़वाहट का अनुभव महसूस कर सकूँ। तो मुझे ये बताइए अभी के जन स्वराज के लिए जिसको एक कहा जा रहा था, जो सबसे बुरा आरोप लग रहा था वो ये कि बीजेपी की बी टीम है। लेकिन जन स्वराज तो बी टीम के लायक भी वोट नहीं आ पाए या सीट नहीं आ पाई। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे ये बताइए कि अब बिहार की राजनीति में जन स्वराज की क्या जगह है? और प्रशांत किशोर के भविष्य को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपकी उनसे बात हुई है आज किसी वक़्त आपकी कोई बात हो पाई? नहीं, मैं बात तो होनी ही है। हम एक ही पार्टी के हैं और इस तरह के परिणाम के बाद बातचीत तो होना स्वाभाविक है। वो भी पूरी तरह से अचरज में है। उनको समझ नहीं आ रहा है पूरी तरह से और अभी इसीलिए मैंने कहा विश्लेषण बाकी है कि इस कदर जन समर्थन के बावजूद सीटों में तब्दीली क्यों नहीं हुई। अब इस पर सोचना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि इस बारी एक तरफा चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जैसे बताया आरजेडी की वापसी बिहार नहीं चाहती थी। जंगल राज का खौफ आज भी है और कांग्रेस जो तेजस्वी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी थी वो लगभग बिहार में जमीन पर है ही नहीं। आपने परिणाम में ही देख लिया होगा। तो पवन जी, फिर आपको ना थोड़ा-सा काट रही हूँ मैं जंगल राज की बात, चूँकि आपने दूसरी बार इस बात को कहा है, मैं इसको काउंटर करना चाहती हूँ जंगल राज की बात को, कि जंगल राज एक तरह के लोग कहते हैं, लेकिन दूसरी तरह के लोग उसको सामाजिक न्याय भी कहते हैं। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग जो कहते थे कि उन्हें कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें वोट तक देने से उनको धमकाया जाता था। उन लोगों को एक ताकत मिली, एक नई आवाज़ मिली और कहीं न कहीं ये एक जातीय संघर्ष की तरफ इशारा करता है। मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि भाजपा ने अपनी 101 सीटों में आधी सीटें, आधी जो उम्मीदवार हैं, वो उच्च जातियों के खड़े किए हैं। तो क्या हम ये कहें कि अगर यादव जीत रहे हैं तो जंगल राज है और अगर उच्च जातियाँ बिहार के ऐसे स्टेट में जहाँ मेजॉरिटी लोअर कास्ट ग्रुप्स हैं, अगर उनमें आप धड़ल्ले से आप ये सोचिए कि 101 में से आधी सीटें दे देते हैं और 95% उनका करीब स्ट्राइकिंग रेट है, तो इसका मतलब कि आप देखिए मुझे लगता है कि ऐतिहासिक तौर पर उच्च जातियों से जुड़े हुए नुमाइंदे वो इस चुनाव में जीते होंगे, तो किसका लिए कौन जंगल राज है, ये भी तो एक ऐसी परिभाषा है जो हमें सोचना होगा। ये मैं आपसे सहमत हूँ। लालू यादव जी जब सत्ता में पहली बार आए तो ये निस्संदेह बात है कि सामाजिक न्याय की सोच से जुड़े थे और वो एक क्रांतिकारी कदम था बिहार की राजनीति। पर उन्होंने उसका परिवर्तन सुशासन और सारी जातियों को समेट करके एक नए बिहार की परिकल्पना या उसको साकार करने की कोशिश नहीं की और वो बहुत जल्दी सामाजिक न्याय बन गया। जंगल राज तो मैंने कहा ही है, पर जहां कानून व्यवस्था का कोई जगह नहीं थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो अब हो रहा है और कुछ डबल इंजन सरकार के नीचे वो मंगल राज था, मैं ये भी नहीं मान रहा हूं। अपराध आज भी है और काफी ऊंचे स्तर पर है। पर वो वो जो दौर बिहार में था, मैं अर्फा जी आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग भूले नहीं है, वो चाहते नहीं है कि आए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2005 के बाद कभी भी आरजेडी, आप मिसाल देंगे मुझे 2020 की जब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर के निकली थी, मैं उसका कारण बता दूं। जदयू के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र हुआ। उन्हीं की सहयोगी पार्टी बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल करके चिराग पासवान के कैंडिडेट को केवल और केवल जदयू के खिलाफ करके, नीतीश जी ने मुझे स्वयं कहा था, उस वक्त वो बड़े आक्रोशित थे कि इस तरह के षड्यंत्र की वजह से उनके 38 सीटों का नुकसान हुआ और वो सिमट के 43 सीट पर आ गए। वो 38 सीटों का फायदा लगभग सीधा सीधा आरजेडी को हुआ।
नहीं तो वो सिमट के वही 30-35 सीट की पार्टी होती। तो अब मैं आपको ये वापस लाना चाहती हूँ, मैं आज आपको वापस ले आना चाहती हूँ, ये मेरा आखिरी सवाल भी है आपसे। वो ये कि अब ये बताइए कि 2025 में आपकी पार्टी जनसुराज की क्या जगह है? एक और पार्टी जिसके बारे में बार-बार चर्चा हुई और कम हुई, लेकिन वो था एमआईएम। एमआईएम देखिए अपनी सीटों को लगभग कमोबेश रिटेन कर रहे हैं, वही 4-5 सीटें जो उनकी थीं। ये अपने आप में मैं कहूँगी चौंकाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा था कि उनकी सीटें आधी हो जाएँगी या सीटें 1-2 आ पाएँगी, लेकिन उन्होंने चौंका दिया। लेकिन दूसरी तरफ अलग तरीके से चौंकाने वाली बात जनसुराज के लिए हुई कि सारी सीटों पर लड़ने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल पाया। अब आपकी क्या जगह होगी? बिहार की राजनीति, समाज में आपकी जगह क्या होगी? अब ये अब देखना पड़ेगा आफा जी। मैं समझता हूँ मेरा इस पर कोई आ, बहुत गहराई से टिप्पणी करना समय पूर्व होगा। आज ही तो परिणाम आए, अब तक आ ही रहे हैं, तो थोड़ा समय दीजिएगा, हमारी मुलाकात फिर होगी। पर इतना मुझे मालूम है कि जो संदेशा हमने, जिस संदेशे को लेके हम चले कि धर्म की और जाति की राजनीति से उठिए। बिहार में बहुत गरीबी, 1/3 जनता अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। प्रति व्यक्ति आय सबसे निम्न है पूरे देश में। बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन सबसे ज्यादा, शिक्षा का समझिए ढांचा ही गिर चुका है। तो व्यवस्थित बदलाव की तो जरूरत है बिहार को, इसको इसी को बिल्कुल। तो बदलने हम चले थे। हाँ, कामयाबी ना मिलना हुँ, क्या ये मतलब नहीं कि जो हमने मुद्दे उठाए वो रेलेवेंट या प्रासंगिक हुँ, नहीं है। हुँ। अब जो नहीं वो सीट में बदले उस पर हम सोचेंगे, विश्लेषण जी, करेंगे, उसकी एक एनालिसिस करेंगे। अभी वक्त दीजिए थोड़ा। ठीक है। आज अब तो वक़्त हम लीजिए और पूरे आपसे फिर बातचीत होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिल के बैठेंगे और फिर एक नई रणनीति होगी, लेकिन पुराने सवाल भी लौट कर आते रहेंगे, ये भी ज़रूर है। बहुत-बहुत शुक्रिया पवन वर्मा जी आपका।